हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है कि मैं सिर्फ आपको सल्यूशन नहीं देना चाहता, क्वेश्चंस का सल्यूशन नहीं देना चाहता। मैं आपको मतलब कि क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने के काबिल बनाना चाहता हूं। मैं हर एक मतलब कि चैप्टर को इस तरह से या हर एक टॉपिक को हमेशा इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आप उस जैसे किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओ। अब जैसा कि आपको पता है, आज हम वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th का जो 10th चैप्टर है उसकी हम इंट्रोडक्शन मतलब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके क्लास 12th के जो पहले 9 चैप्टर्स हैं ये हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले बीच में से कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे मिसिंग थे, बट अब हमारा पूरा 1 से लेके 9 तक सभी चैप्टर्स आपको मतलब कि हमारे चैनल पर मिलेंगे। और जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया उनको पता है मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है। अब जिनको नहीं पता, जो मेरे से अब जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने हर एक चैप्टर को इस तरह से किया है ताकि मैंने हर एक चैप्टर में एक्चुअली आपको एक मैपिंग देने की कोशिश की है, एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है। अब मैपिंग और थॉट प्रोसेस से मेरा मतलब ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए कि इस स्टेप के बाद हमें ये स्टेप करना है, इस स्टेप के बाद हमें ये स्टेप करना है। अगर आपको वही सब कुछ याद होगा तो आप क्वेश्चंस को खुद से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। और जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको पता है कि ये मैपिंग या थॉट प्रोसेस क्या होता है। तो उसी पॉजिटिविटी से और एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है 10th चैप्टर है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें कर लेते हैं। जैसे ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, मतलब थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, ये टॉपिक कुछ बच्चों को टफ लग सकता है। कुछ बच्चों से मेरा मतलब जो बच्चे साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो नॉन मेडिकल में हैं या सुपर मेडिकल में हैं, जो फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, उन्होंने +1 में भी फिजिक्स पढ़ा होगा, +2 में भी वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा ज़्यादा इजी है क्योंकि वो इन टॉपिक्स से मतलब इन चीज़ों से पहले थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं। बट जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टॉपिक क्योंकि एकदम से कोई नई चीज़ आ गई है तो वो आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। अब अगर आपको मेरी 2-3 बातें सुन के ये लगता है कि क्यों ना ये टॉपिक छोड़ ही दिया जाए, क्यों ना ये टॉपिक स्किप कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा कि ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को छोड़ोगे, आप सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ रहे, आप इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी आप नहीं कर पाओगे वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प के बिना। जैसे बहुत से बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर आप इसके बाद मतलब कि 9th के बाद सीधा 11th चैप्टर करवा दो, ये इजी है। बट देखो 10th के बिना हम 11th चैप्टर नहीं कर सकते, ठीक है। बट देखो, हमेशा अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता है, आपको पता है मैं हर एक टॉपिक में आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिसर्च करता हूँ। रिसर्च से मेरा मतलब ये होता है कि मैंने इस टॉपिक पे भी काम किया है। अब मैंने जो काम किया है वो इस तरह से किया है कि मैं आपको वो चीज़ें इमेजिन भी करवा पाऊँ। और जो मतलब कि नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, मतलब मुझे पता है कि मेरे पास सभी तरह के बच्चे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब कि जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनका साइंस फील्ड से इतना कुछ लेना देना नहीं है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस चैप्टर पर मतलब कि 1-2 दिन लगाए हैं ताकि मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से करवा पाऊँ। देखो इमेजिनेशन, देखो अगर मैं आपको कहानी अच्छे से बता ही नहीं पाऊँगा, एक करेक्टर के बारे में अच्छे से बता ही नहीं पाऊँगा, तो आप उसके बारे में इमेजिन कैसे करोगे। अब इमेजिन करने के लिए आपने कुछ इमेजिन करना, आपने खुद से इमेजिन करना है, बट उस इमेजिनेशन को अच्छे से करने के लिए मुझे भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैंने वही 1-2 दिन लगाए हैं, वो इसी के लिए लगाए हैं कि मैं आपको अच्छे से इमेजिन करवा पाऊँ। आई होप जो भी मेरे एफर्ट्स हैं वो आपको वीडियो में दिखेंगे भी और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। अब देखो, जो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ ए वेक्टर। देखो वेक्टर अलजेब्रा है, मतलब हमें वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही करना है। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए वेक्टर, कि वेक्टर होता क्या है। फिर से बोल रहा हूँ कि साइंस स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, उन्होंने पहले कहीं ना कहीं फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा। अब जो चीज़ पहले हम पढ़ चुके होते हैं, जब दोबारा पढ़ते हैं तो वो और अच्छे से हमें समझ में आती है। तो
जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझने में मुश्किल आएगी, तो इसलिए हम सभी को साथ में लेके चलेंगे। तो व्हाट इज अ वेक्टर, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये आपकी वेक्टर की डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एक क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड, जिसको मैंने कैपिटल में लिखा है, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसका एक क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, इज कॉल्ड ए वेक्टर। अब देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि हमें इसके मतलब एग्जैक्टली नहीं पता। हमें पता कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ की डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नीट्यूड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 4, 5, 4.2, 6.5, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब इसको समझाने के लिए ना, ये मैंने लिखी डेफिनेशन, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको आपके सामने 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। अब देखो इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज योर हाइट। मैंने आपसे पूछा कि बच्चे व्हाट इज योर हाइट, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी बच्चे ने मुझे उठ के बोला कि सर 5 फीट 7 इंचेस, ठीक है, और वो मुझे ये भी बोल सकता है कि सर 170 सेंटीमीटर, जो मर्जी बोलो, ठीक है। देखो ये मैंने क्यों पूछा, आप में से कोई भी बच्चा, देखो हाइट जो है वो हमेशा, देखो आप में से कोई बच्चा मुझे ऐसे पूछेगा कि सर व्हाट इज, मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चे व्हाट इज योर हाइट, तो आप मुझे बोलोगे कि सर आप ऐसे हाइट पूछ रहे हो या ऐसे हाइट पूछ रहे हो। आप सभी को पता है कि हाइट इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो मतलब हाँ, यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी हो हाइट, जो भी हो, मतलब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही सर ऐसे कैलकुलेट करनी है ऐसे। आपको पता है हाइट हमेशा इसी तरह से कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा प्लीज़ पुश दिस बॉक्स, कि बच्चे ये जो बॉक्स है इसको, ये जो फ्लोर है इस पर पुश कर दो। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आप पुश कर दोगे? नहीं, आप ये पूछोगे सर, आपका आंसर होगा इन विच डायरेक्शन। आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर इसको किस डायरेक्शन में हमें पुश करना है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अब देखो यहां पर उसके बाद पहला मेरा क्वेश्चन था कि प्लीज पुश दिस बॉक्स, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर था इन विच डायरेक्शन। तो मैंने आपको क्या 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 कहा कि 5 मीटर टूवर्ड्स राइट, इसको आप राइट में 5 मीटर धकेल दो या पुश कर दो। तो आपने इस बॉक्स को जो यहाँ पर था इसको आपने धकेल दिया कितना, 5 मीटर। आई होप इन दोनों चीज़ों से, दोनों क्वेश्चन से आपको कुछ क्लियर होगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको हाइट पूछा तो आपने सिंपली बता दिया कि सर 170 सेंटीमीटर या जो भी आपकी हाइट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, कितनी, 170 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। अब यहां पर देखो इस बॉक्स को आप खुद सोचो कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ पुश कर दो, और कितना पुश करना है, 5 मीटर। यहां पर मैग्नीट्यूड की बात भी हो रही है और डायरेक्शन की भी बात हो रही है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि इस बॉक्स को 5 मीटर पुश कर दो, तो आप मेरे से पहले ये पूछोगे कि सर कहां पर पुश करना है या किस डायरेक्शन में पुश करना है। तो यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। आई होप पहले आपको ये क्लियर हो गई होगी बात जो मैंने यहां पर लिखी है डेफिनेशन। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें मैग्नीट्यूड भी है, अगर इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या है, एक वेक्टर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ पर 5 मीटर मतलब कि मैग्नीट्यूड है, और बॉक्स को कितना मैंने धकेला, किस डायरेक्शन में धकेला, राइट में। अगर मैं बोलता कि लेफ्ट में तो आप इसको इधर पुश कर देते। अगर मैं बोलता कि इसको फ्रंट में पुश कर दो, तो आप मान लो आप रूम में बैठे हो, आपके सामने बॉक्स है, आप फ्रंट में भी 5 मीटर जा सकते हो, लेफ्ट में भी, राइट में भी, बैक में भी जा सकते, कहीं पर भी जा सकते हो। मैंने आपको राइट बोला तो आपने राइट में पुश कर दिया। अब यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसका भी एक नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर, ठीक है। तो
आपके सामने आज के बाद दो क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, नॉर्मल है, जो भी किसी की वैल्यू होती है वो स्केलर है। अब जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना और डेफिनेशन को फील कर पाना, इस चीज़ में फ़र्क है। आई होप आप डेफिनेशन को फील कर पाए होगे, और अगर आप फील कर पाए हो तो आपको इसकी अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगी और ये आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और देखना एग्जाम्पल्स और इसकी जो एक्सरसाइज है 10.1 उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको आगे थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो वेक्टर्स का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझने के लिए, एक्चुअली वेक्टर्स नहीं, स्केलर और वेक्टर दोनों का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लाइंस बनाई हैं, ठीक है। अब ये जो है ध्यान से देखो, ये लाइन सेगमेंट है, ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे लाइन नहीं जा सकती। आपको पता है लाइन को हम इस तरह से दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, तो ये मैं लिख सकता हूं ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है तो ये कौन सी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर, ठीक है। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब यहां पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो यहां पर सिर्फ ओनली डायरेक्शन, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो ये हमारे लिए अभी ये सेंसलेस चीज है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं हो रही है, तो ये हमारे लिए सेंसलेस है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी गिवन है, ये जो लाइन है ये कंप्लीट मतलब बंद है, 7 लाइन सेगमेंट है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी डायरेक्शन भी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के बता देता हूं और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी हैं आपको एक्सरसाइज में, तो थोड़ा थोड़ा यहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब देखो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटीज भी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं। अब ये कुछ क्वांटिटी स्केलर हैं, ये कुछ क्वांटिटीज मैंने वेक्टर्स लिखी हैं। ये जस्ट इसलिए लिखी हैं क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं। और आपको शायद याद होगा मैंने आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल, जो चैप्टर 6 की जो मिसलेनियस एग्जाम्पल थी ना, चैप्टर 6 की जो फर्स्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल है उसमें भी एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बात हुई थी, तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ताकि आप देखो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट एक दो क्वेश्चंस हैं, चलो वो भी आपके अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो लेंथ, ये लेंथ तो आपको पता ही है, जैसे मैंने हाइट पूछा था आपको, किसी चीज़ की लेंथ, विड्थ कुछ भी है वो लेंथ, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आपको पता है। डिस्टेंस, अब देखो मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे गया, अब ए पॉइंट से लेके मैं बी पॉइंट तक चला गया, तो ये मैंने सारा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मान लो मैंने टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर पार कर लिया, तो ये सिर्फ मतलब कि मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, अब स्पीड जो है यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर देखो सेम है, यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब जहाँ पर भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो मैं इस ए शहर से, ए सिटी से बी सिटी गया, अब सिटी में थोड़ी सी मैं कार स्लो चलाऊँगा, मतलब कि हाईवेज पर मैं थोड़ा तेज़ चलाऊँगा, फिर जब मैं सिटी में एंटर करूँगा तो थोड़ा सा स्लो होऊंगा, बट मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँगा। मुझे डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, मैं ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। टाइम, कितना टाइम हुआ, 8 PM 9 PM 12, जो भी आप बोल सकते हो, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स, अब आपको पता, आज को मैंने पहला को क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे प्लीज़ पुश दिस बॉक्स, तो आपका पहला क्वेश्चन यही था, आपने फोर्स लगानी थी कि सर किस डायरेक्शन में लगाऊं। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, को इसमें हमें ये भी पता करना है कि कितनी फोर्स लगानी है और ये भी पता करना है कि किस डायरेक्शन में लगानी है। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये आपके सामने डिस्टेंस की एग्जांपल है, ठीक है, मैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि मैंने ए पॉइंट से लेके इस चीज़ को, मान लो ये कोई बॉक्स है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब ये बॉक्स, इसका शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब ये जो है इस बॉक्स को बेसिकली मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट किया, तो ये बस इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें डायरेक्शन मैटर करती है कि मैंने इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सेम विद वेलोसिटी, अब देखो जो हमारा जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है। अब डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें कोई भी मतलब नहीं है कि हमारी स्पीड यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, किस डायरेक्शन में कितनी है, हमें जस्ट एवरेज स्पीड से मतलब है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है कि किस डायरेक्शन में हमने प्रोडक्ट चीज़ को डिस्प्लेस की है। तो सेम वे से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने कितनी स्पीड से उसको डिस्प्लेस किया है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने कितनी स्पीड से उसको डिस्प्लेस, उस चीज़ को शिफ्ट किया है, तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसमें भी डायरेक्शन काम आती है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप ये ऊपर ऊपर से आपको समझ में आया होगा, इसकी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसका चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है ज़्यादा, एक दो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे। अब देखो हमने वेक्टर सीख लिया कि वेक्टर किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इसको एक लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर लेते हैं। अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टर आपके सामने एक लाइन बनाई है, तो ध्यान से देखो ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो हमारा ए पॉइंट है, ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पर वेक्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए पहले लिख लिया, ए पहले ही आएगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पर खत्म हो रहा है, तो ए बी वेक्टर, ठीक है। तो सेम वे से देखो ए तो एक रिप्रेजेंटेशन होगी कि इसको हम, अगर हमें टर्मिनल एंड वाले पॉइंट्स गिवन हैं तो इसको लिख सकते हैं ए से स्टार्ट है, बी पर खत्म है, तो ए बी, ये क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन, तो ए क्या है, ए बी वेक्टर। अब सेम वे से अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है कि टर्मिनल इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं गिवन होते, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, तो आपके सामने ही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। तो ये जस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो चीज़ सीखनी है पहले आपको उसको लिखना भी आना चाहिए। ये भी वेक्टर ही लिखा है मैंने, ए बी वेक्टर, सेम वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू दी होती है तो उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर की, इसकी डायरेक्शन भी गिवन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बाद में सिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड या जिसको हम बोलते हैं लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड का साइन है, तो जब भी हम ये साइन डालेंगे मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इतना आप समझ लो। अभी हमने ये नहीं देखना कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो आगे जाके देखेंगे। सेम वे से मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेम वही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको सिर्फ ए भी बोल सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि अगर दोनों पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो मान लो अगर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अगर कुछ वेक्टर इस तरह से हमें गिवन हो, ठीक है, तो ये मान लो बी है, ये ए है, आपको पता है ये इनिशियल पॉइंट है इस बार, तो इसको लिखेंगे बी ए वेक्टर, ठीक है। अगर सिर्फ आसपास के पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन पता है हमें किसकी ओर जाना है, तो उसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सेम वे से यहाँ पर जो है, मतलब कि जो हमारा वेक्टर, कई बार क्या होता है कि हमें एंड पॉइंट्स नहीं गिवन होते, हमें ये दिया होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको हम मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्शन, देखो मैग्नीट्यूड ये है, ए है, उसके ऊपर डायरेक्शन का मैंने एरो बना दिया, तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और सेम वे से उसका मैग्नीट्यूड जो है इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, आपको वैसे ही लिख के बता देता हूँ। अब देखो ये वो ऑब्जर्वेशन है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखनी, आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट लिखने का पर्पज़ ये रहता है, कई बातें हम जो ईजी रहती हैं वो माइंड से स्किप हो जाती हैं या हम उसको पढ़ते नहीं हैं ध्यान से,
बट जब मैंने लिख दिया तो अब इसको जरूर पढ़ोगे कि सर ने यहाँ बताया था कि मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो हम पढ़ने वाले हैं इतना ईजी है, ये आप 70-80% पहले ही कर चुके हो, जस्ट आपको 20-25% और सीखना है, बहुत ईजी है। देखो आप मेरे को बताओ, आपने क्या 10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा? इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश वाई, वाई डैश। यहाँ पर ये क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ पर सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 1 2, यहाँ वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ वाई नेगेटिव होता है। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ना। और पोजीशन वेक्टर क्या है कि अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, अब ये हमारा पुराना सिस्टम है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। मान लो कि पॉइंट है 2,3, तो x 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो मुझे अगर पॉइंट को लोकेट करना है 2 और 3, x2 y3, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। हम लोकेट कर सकते हैं ना, लोकेट कर सकते हैं ना, आप मेरे को बताओ। यस, आप कोई भी पॉइंट इस तरह से लोकेट कर सकते हो, जैसे मैंने 2,3 को लोकेट किया, x2 y3, इस तरह से कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम पोजीशन वेक्टर सीखने वाले हैं, अब उसमें क्या है कि इसमें ये हमारी दो एक्सिस हैं, x और y, दो एक्सिस हैं, मतलब 2 डायमेंशनल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल सिस्टम है। वैसे ये हमने क्लास 11th में भी 3D ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और आगे जाके हम जो 11th चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने +1 में नहीं भी पढ़ा, उस बात को पीछे छोड़ दो, मैं आपको इस तरह से कराऊंगा कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपकी दो एक्सिस हैं, मतलब आप सिर्फ लेंथ और विड्थ देख सकते, मतलब कि आप लेंथ और उसकी आपके सामने ही है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, आप देख सकते हो। बट अगर आप जैसे आपने 2 डायमेंशन, हम जो भी मूवीज़ देखते हैं थिएटर में वो 2 डायमेंशनल होती हैं कि आपके सामने वो जो मतलब कि आपके सामने इस मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ में एक मूवी चल रही है, ठीक है, और आप मतलब देख सकते हो कि यहाँ पर आप जो भी मूवी का सीन चल रहा है। बट कहीं पर अगर आप जो 3D मूवीज़ भी आती हैं कुछ, तो उनमें क्या फ़र्क होता है कि उसमें हम डेप्थ भी देख पाते हैं, तभी वो चीज़ें लगती हैं कि वो हमारे पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं। मतलब हम जब डेप्थ भी देख सकते हैं, मतलब तीसरी डायमेंशन भी जब हम देख सकते हैं, तो उसको हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। अब ये आपके 2 डायमेंशंस हैं। अब इसमें अगर मैं एक डायमेंशन और ऐड कर दूं, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं तो किस तरह से ऐड करेंगे। तो ये देखो, इसमें मैंने एक डायमेंशन और ऐड कर दी, आपके सामने है, ध्यान से देखो। देखो नॉर्मली टीचर कैसे समझाते हैं कि बच्चों इसको ऐसे इमेजिन करो, ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है। बहुत से बच्चे समझ जाते हैं, बहुत से बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते कि ये लाइन टेढ़ी क्यों है। तो मैं आपको वही इमेजिन, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, जब तक मैं आपको कहानी अच्छे से बताऊंगा ही नहीं, आप इमेजिन कैसे करोगे? जब तक मैं आपको यही दिखाता रहूँगा, आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि ये बाहर की ओर है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये एक्स और वाई हैं, ठीक है, और आपके सामने आप देख रहे होगे कि ये जो एक्सिस है ये बाहर की ओर आ रही है। ये कौन सी एक्सिस है? हमारी तीसरी एक्सिस है z, और ये सिर्फ बाहर नहीं आ रही है, ये नीचे की ओर भी है। जिस तरह से x राइट को होता है और लेफ्ट को भी होता है, y ऊपर को होता है, y नीचे भी होता है। देखो x यहाँ पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x यहाँ नेगेटिव, y यहाँ नेगेटिव। सेम वे से जो z है, मान लो तीसरी कोऑर्डिनेट z है, ये ऊपर की ओर पॉजिटिव है, नीचे की ओर नेगेटिव है। मतलब ये ऊपर हाइट बोल लो, इसको डेप्थ बोल लो। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो रहने वाला है। आई होप पहले आपको ये जो पिक्चर है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट समझाने में मुझे आपको टाइम लग रहा है, मैं बस ये चाहता हूं कि आप परफेक्टली उसको समझ पाओ। मैंने आपको 3D सिस्टम के बारे में बता दिया कि हमारी 3 तरह की एक्सिस हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें मतलब कि पोजीशन वेक्टर में करना क्या है, अगर मैं सिंपल से आपको बताऊं तो हमें जस्ट पॉइंट को लोकेट करना है 3 डायमेंशन में। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि 2,3 को हमें किस तरह से लोकेट करना है, x2 है उसका y3 है, तो इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं। तो सेम वे से तो ये सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो फिर से 2,3 पॉइंट की बात करते हैं, तो x2, ठीक है, y3, तो यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है हमारा 2,3। अब यहाँ पर एक लाइन जा रही है 2 और यहाँ पर एक लाइन जा रही है। तो ये जो लाइंस हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर आपको दिख रही होंगी लाइंस आपको, तो ये जो लाइंस है ये हमारे को मतलब कि लोकेट करने में हमें हेल्प करती हैं कि ये पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पर होगा। मैं लोकेशन पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो भी इससे ही कुछ रिलेटेड है, तो ध्यान से समझना मेरी बात। तो 2,3 को लोकेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है और इसको हम 10th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अगर इसको मैं 3 डायमेंशनल में करना चाहूँ, तो मान लो ये कुछ मैंने आपके लिए बनाया, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, जो मर्जी मान लो। वैसे आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी वाले बाय डिफ़ॉल्ट जो है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एनसीईआरटी वाले जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको वो वाई एक्सिस सपोज करते हैं, इसको जेड, और जो ऊपर की ओर होती है, मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जो ऊपर की ओर होती है वो एक्चुअल में वो इसको इस तरह से इसको एक्स एक्सिस सपोज करते हैं। तो वैसे हम किसी को भी एक्स वाई और जेड मान सकते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा है और सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यही मान के चलेंगे कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब 2,3, अब 3 डायमेंशन है, देखो यहाँ पर ये 2 डायमेंशन में पॉइंट है, तो इसकी 2 ही डायमेंशन है 2, 3, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 3D सिस्टम में हमारे पास 3 डायमेंशन हैं, आई होप आपको अच्छे से देख रहे होगे। तो अब ये जो पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है, मान लो ये यहाँ पर है, ये मैंने वैसे ही बॉल सी बनाई है, ये अब नीचे पड़ी है, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल सिस्टम में है। अब मान लो ये जो पॉइंट है 2,3, इसको मुझे स्पेस में दिखाना है आपको, तो मान लो मैं इसको ऊपर उठा के ले आया, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप एक पॉइंट देख रहे होगे, अब ऐसा करो, अगर आपको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो मैं यहाँ पर ये पेज रख देता हूँ। ये जो पॉइंट जो पहले नीचे था, अब मुझे स्पेस में दिखाना है, तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो सपोज ये जो पॉइंट है ये कितना है 2, 3, 4, यहाँ पर आप देख रहे होगे 2, 3, 4 मैंने लिखा है, तो मान लो ये पॉइंट कितना है 2, 3, 4, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, अभी ये आप मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स मतलब ये अगर मैं ये जो पॉइंट देखूँ, ये जो आप स्पेस में पॉइंट देख रहे हो, इसका अगर मैं एक्स से मतलब ये देखूँ कि एक्स इधर को कितना आया है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के यहाँ पर कितना है, इधर को कितना है, ये कितना होगा 2, और ये वाई एक्सिस के इधर को कितना है, इधर को कितना है, ये पॉइंट 3, और ये ऊपर कितना है, ऊंचा कितना है 4। अगर आप इसको मतलब डेप्थ में दिखाना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट है इसको आप डेप्थ में भी दिखा सकते हो, मतलब ये पॉइंट जो है इसको आप पकड़ के, ये पॉइंट यहाँ पर था, इसको आप पकड़ के नीचे भी लेके जा सकते हो। तो मान लो वही डायमेंशंस है हमारी, सिर्फ हमने डेप्थ बदली है, तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 2, 3 एंड -4 मान लो। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट जो स्पेस में होता है वो किस तरह से होता है, जस्ट मैंने आपको इमेजिन करवाने की कोशिश की है कि ये जो है ये हमारा 3D सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से ये एक डबल डायमेंशन में 2 डायमेंशन में पॉइंट काम करता है। तो हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस के वो इधर कितना है, वाई एक्सिस के वो इधर कितना है, और जेड एक्सिस के वो ऊपर या नीचे कितना है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपकी बुक में डायग्राम है, अब मैं आपको वो यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो भी मैंने अभी अभी आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम के बारे में जो भी समझाया, देखो मैंने आपको ये समझाया ना कि इस तरह से एक्सिस होती हैं हमारी, ये वाई है, ये जेड है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है एक्स। एनसीईआरटी में इसको इसी तरह से लिखा गया है। तो मैंने आपको वही यहाँ पर वही लिख के दिखाया है कि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और P कोई भी पॉइंट है स्पेस में। स्पेस से आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इधर को कितना है y, इधर वाली साइड ये कितना है z, और अगर मैं बात करूँ कि ये पॉइंट ऊपर कितना है या नीचे कितना है वो x है, ठीक है। क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये मैंने कुछ इस तरह से बनाई है, तो ये आपकी x एक्सिस आप ये मान के चल सकते हो, ये ऊपर या नीचे जा सकता है। ये जो पॉइंट है ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अब ये मैंने जस्ट आपको ये इमेजिन करवाया कि पॉइंट जो है स्पेस में वो किस तरह से होता है, ठीक है। आई होप आप इमेजिन कर पाए होगे। और यहाँ पर O क्या है, हमारा ओरिजिन है, कितना है 0,0,0। अब ये वेक्टर का पार्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा इस तरह से होता है, ये बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो ये मैंने क्यू कोई पॉइंट मान लिया, तो इसके कैसे होता है एक्स कॉमा वाई, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन कैसा होगा 0,0, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन हैं तो 0,0,0, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन है तो 0,0,
0। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, जो हमारा टॉपिक का नेम है। अब ये कोई पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, ये भी कोई पॉइंट है, स्पेस में है। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिखने लगा हूं, देन द वेक्टर OP having O and P as its initial point and terminal points respectively is called position vector of P with respect to O। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, मतलब हमें यहां पर एक वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, किसके साथ, ओरिजिन के साथ। तो मतलब अगर इसको मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दूं, देखो अगर इसको मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दूं, तो यहां पर इनिशियल पॉइंट कौन सा है हमारा, O, और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है हमारा, P। ये लिखा भी हुआ है, O इनिशियल पॉइंट है, P टर्मिनल पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन में ये हमें क्या मिल गया, एक पोजीशन वेक्टर। OP हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय, आपको पता है हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, OP वेक्टर, और इसका एक खास नेम है R वेक्टर। आज के बाद आप याद रखोगे, इसको हम R वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसका नेम रखा हुआ है। जिस तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, उसी तरह से इसको हम R वेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो, अब फिर से मुझे आपको एक बात समझानी है। अब सेम वे से अगर मैं यहाँ पर भी इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दूँ, तो मतलब मुझे इसका डिस्टेंस, मतलब मुझे इसकी लोकेशन पता लगी, ये Q पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी एक हिसाब से इसकी पोजीशन बता रहा है। अब अगर देखो यहाँ पर मुझे इसकी डायरेक्शन पता लगी कि ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मुझे ये जो R वेक्टर है इसको कैलकुलेट करना हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो अब आपको बताया, यहाँ पर हम पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस का मतलब इसका जो डिस्टेंस है या इसका जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब सेम वे से मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें आता है। अब इसी पार्ट को हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी हम इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, हमें डायरेक्शन तो इसकी पता है, इसका मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 2 डायमेंशन में लगाया, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में भी है। तो यहाँ पर जस्ट 3 डायमेंशंस हैं। तो मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा OP का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप ये भी लिख सकते हो, OP का मैग्नीट्यूड और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देख लो, ये पोजीशन वेक्टर का हमारा काम है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर इतनी कौन सी बड़ी बात बता दी, हमें पता है पॉइंट स्पेस में है, उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। मैं सब कुछ मानता हूँ। देखो, मैं जस्ट आपको इस वे से करवा रहा हूँ ताकि मुझे ये सब बातें आपको 3D में जाके समझानी ना पड़े दोबारा से, क्योंकि ये सारा बेस तैयार कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि मैं स्लो हूँ, हो सकता है मैं फास्ट हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये जो बातें हैं, एक एक बातें, बाकी मैं आपको सीधा भी बता सकता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों इसको क्रैमिंग कर लो कि कैसे करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था कि ये देखो, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, ठीक है, और ये पॉइंट 0 है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है मेरे लिए ये बताना, बट मैं आपको इसके साथ साथ ये तो बताया है मैंने आपको, मैं आपको इमेजिन भी करवा रहा हूँ कि ये जो एक्सिस है ये बाहर इधर की ओर नहीं है, ये ऊपर की ओर है। पहले तो मैंने आपको पॉइंट इमेजिन करना सिखाया, क्योंकि ना अभी हो सकता है कि वेक्टर में इतनी जरूरत ना रहे,
बहुत सी चीज़ों की, बट जब 3D करेंगे ना तब आपको एक एक बात, या आपने जितना भी टाइम इस वीडियो में लगाया आपको एक एक बात वहाँ पे जाके अच्छे से क्लियर होगी कि यस सर ने हमें यहाँ बताया था। और जब आप उसको इमेजिन करोगे तो मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन करने के लिए भी आपको सही डायरेक्शन में जाना होगा कि हमें इमेजिनेशन किस तरह से करना है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अब डायरेक्शन कोसाइंस। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से वो वेक्टर्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली उसका क्वेश्चन आ जाता है कि इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर दो, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर दो। तो आप कर भी लोगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। आप अभी से हर एक क्वेश्चन का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन को साइंस कैलकुलेट कर सकते हो, बट मुझे आपको उसका बेसिक समझाना है। जब आपको बेसिक समझाऊंगा तब आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर होगी। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन को साइंस। अब देखो कुछ भी चीज करने से पहले ना आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये हम क्यों करने वाले हैं या क्या इसका मतलब क्या है। मैं पहले आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। तो वापस से मैं अपने 2 डायमेंशनल सिस्टम के पास जाऊंगा क्योंकि इसको आप जानते हो। अब देखो ये मैंने पॉइंट को लोकेट किया था इस तरह से कि x2 है y3 है, तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया था, आपको पता है। ठीक है, अब ना वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कम्प्लेक्स नंबर में हमने ऐसा कुछ किया था। चलो ऐसा करो, कम्प्लेक्स नंबर को भी छोड़ दो। अब ये फिर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट है जो ओरिजिन से √13 दूर है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो कितना है √13, और उसका जो एंगल है वो कितना है मान लो 45। तो मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एंगल बनाऊँगा 45 का। ठीक है, और फिर ओरिजिन से √13 डिस्टेंस जाऊँगा, मान लो मैं यहाँ तक पहुँच गया और ये पॉइंट मुझे मिल गया अपना जो √13 दूर है, और उसका मतलब कि जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बन रहा है 45। तो इस तरह से मैंने ये पॉइंट लोकेट कर लिया। अब हो सकता है ये पॉइंट 2,3 हो, इसका आप डिस्टेंस फाइंड करोगे ना तो √13 ही आएगा। 2 - 0 का होल स्क्वायर 4, 3 - 0 का होल स्क्वायर 9। ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, ऐसा हर बार नहीं होगा, जस्ट मैंने आपको वैसे समझाया कि ये मान लो पॉइंट कितना है 2,3। तो इस तरह से हमने इस पी पॉइंट को, इसके बिना ये हमें गिवन नहीं था बट हमें एंगल और इसका डिस्टेंस गिवन था, तो हमने जो है उस पॉइंट को लोकेट कर लिया। इसको आपको याद है, इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो स्लोप जो लाइन है वो एक्स एक्स से कितना एंगल बना रही है, मतलब वो जो लाइन है वो कितना झुकी हुई है। तो ऐसा ही कुछ हम 3 डायमेंशनल स्पेस में भी करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो एंगल होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं, वैसा ही कुछ 3 डायमेंशन में भी होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एक 3 डायमेंशनल मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है जो बाहर की ओर है, आपको पता है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है पी स्पेस में, अब यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, तो मैं आपको ये भी इमेजिन करवाना चाहता हूँ। तो देखो कैसे इमेजिन करेंगे। तो देखो इसको इमेजिन करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ है। आप ये मान के चलो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये ऐसा कुछ है। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इसको भूल जाओ, इसको कर लो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है पी स्पेस में, प्लीज़ आप यहाँ पर कहीं पर इमेजिन करो, जहाँ पर मेरी फिंगर है ना, आप देख रहे होगे ये पॉइंट यहाँ पर ऊपर स्पेस में है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर स्पेस में, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये पॉइंट अब आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये कितना है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसने क्या किया हुआ है, देखो जिस तरह से ये जो लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, कितना एंगल बना रही है 45। वैसे ही ये कुछ एंगल मान लो ये भी 45 ही होगा, कोई टोटल एंगल तो 90 है। अब वैसे ही हमें जो सब एंगल हैं वो देखने होंगे। अब वो एंगल वो कैसे हैं, पहले मैं वो लिख देता हूँ कि वो एंगल किस तरह से, पहले हम उसको नेम दे देते हैं, फिर मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करूँगा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर स्लोप होती है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो आप देख रहे हो पॉइंट स्पेस में है, तो ये भी तो मतलब कि तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। अब मान लो ये जो ओपी वेक्टर है, अभी मैंने जानबूझ के बनाया नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ एक बार। ये जो हमारा पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, और अगर इसको मैं मीट कर दूं यहाँ पर, ठीक है, पूरा ही बना लेते हैं एक बार।
ठीक। तो ये है हमारा आर वेक्टर। तो ये जो ओ पी है ये बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। ये इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो प्लीज़ आप इनके नेम थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही एंगल हम यूज़ करते हैं, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से ए बी सी लिख देता इसको। ठीक है, तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इसको थोड़ा सा थ्री डिमेंशनल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए फिर से यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर ये हमारी ये कौन सी एक्सिस है, आप मेरे को बताओ, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। अब मान लो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है कहीं पर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर इसके साथ मीट कर दूँ, ये जो पॉइंट है, तो मैंने ये देखो मीट कर दिया, तो ये ओपी वेक्टर हो गया हमारा। अब आपको ओपी वेक्टर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको अगर ओपी वेक्टर दिख रहा है तो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये ओपी वेक्टर जा रहा है आपका। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो, तो ये एंगल कितना है, अल्फा। आई होप पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ को निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, ये आपका ओपी वेक्टर है फिर से। ठीक है, इस अल्फा को एक बार भूल जाओ, ये आपका ओपी वेक्टर है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ये पॉइंट पी है ना, तो मैं यहाँ से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसको मुझे आपको टू डिमेंशन में दिखाना हो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आपका ओपी वेक्टर है, तो यहाँ पर ये एंगल एक्सिस कितना कितना बन रहा है, अल्फा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब फिर इस फिगर को अपने मन में रखना और फिर इसको, अब फिर से वही, ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये ओपी वेक्टर है, आपको पता है इसकी लेंथ कितनी होगी, आर, और ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ, अब मैं ये जो पॉइंट स्पेस में है ये ऊपर कितना होगा, जितना एक्स होगा। तो मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आप देख पा रहे हो, ये कितनी है, एक्स। मैं यहाँ पर कितनी है, ये एक्स। अब सेम वे से मुझे एक्स पता है और हमें क्या पता है, ये आर वेक्टर पता है। ठीक है, ये भी हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, आर। मतलब ये जो वेक्टर जा रहा है ना, इसकी वैल्यू भी आर है। अब आपको पता है, अब इसको छोड़ देते हैं, एक बार छोड़ दो इसको, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको हमेशा बताया है। तो अल्फा के सामने कौन है, ये हमारा कौन है, ये हमारा कौन है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो डायरेक्शन को साइंस की बात हो रही है, तो इसलिए कॉस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू भी मुझे चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए। बी और एच किस में होते हैं, कॉस में। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेशन वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो, मैंने वही डायग्राम यहाँ पर बना ली है। ठीक है, तो अब आपको पता है कॉस अल्फ़ा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आप लिखना चाहते हो लिख लो, इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, ये मैंने इसको नेम दे दिया ए, ओ ए पी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो हमारा बेस कितना है, हमारा बेस है ओ ए और हाइपोटेन्यूज आपको पता है ओ पी। ठीक है, तो कॉस अल्फा, अब ओ ए आपको पता है कितना है, एक्स। अब इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, आर। मैंने आपको लास्ट पेज पे पोजीशन वेक्टर आपको समझाया था। तो अब देखो, हमने कॉस अल्फा की ये डायरेक्शन कोसाइंस है, कोसाइंस बोलते हैं ना इसको, एक्स बाई आर आ गया। अब इसको ना, इसको आप एक स्टैंडर्ड नेम दे दो, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स बाई आर। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर सब कुछ जो है वो यहाँ पर लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब सेम वे से ना मैं जस्ट आपको जल्दी से इमेजिन करवा देता हूँ और उसके बाद हम कॉस बीटा और कॉस गामा की जो वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें मतलब कि जो कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, अब उसके लिए फिर से थ्री डिमेंशनल सिस्टम को थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब इसको एक बार भूल जाओ, अब हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अब सिर्फ आप ये इमेजिन करो कि यहाँ पर हमारा कहीं पर पॉइंट है स्पेस में। ठीक है, पी। अब इसको मैंने ओ से मिला दिया, तो ये आर वेक्टर है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मतलब कि ओ पी वैक्टर है, ओ पी जो हमारा वेक्टर आर वेक्टर है, ये वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये वाई का कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, बीटा।
कि कितना एंगल बन रहा है, बीटा। और अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये जो शेप है ये कुछ हमें ऐसी दिखेगी। ये जो शेप है ये हमें कुछ ऐसी दिखेगी। ये वाई एक्सिस है, इस स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है। ये बीटा मतलब कि हमारा मतलब कि वो क्या है, एंगल है, और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो वही मैंने यहाँ पर फिर से बना लिया, ठीक है। अब फिर से वही इन ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक। ओ बी पी ट्रायंगल में क्या होगा, फिर से कॉस बीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीटा के सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, ओ बी, और ये कितना है, हाइपोटेन्यूज मतलब ओ पी। अब ओ बी कितना है, अब आपको पता है कि ये पॉइंट यहाँ पर कितना होगा, जितना वाई है, तो ये जो पॉइंट है ये भी कितना होगा, वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई डिवाइड बाय आर। अब इसको भी आप एक नेम दे दो, लेट एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर। अब इसको नेम देने का रीज़न है, आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं, फिर से इस डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं। अब लास्ट पार्ट है, आपको पता है ये हमारा 3 डायमेंशनल फिर से सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, तो ये पॉइंट आप फिर से इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर पी पॉइंट है जो ओ से जॉइंट है, ये आर वेक्टर है। तो ये जो पी पॉइंट आप देख रहे हो, तो ये जेड एक्सिस के साथ, मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, गामा। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो हमारे पास जो फिगर बनेगी ना वो कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब ये फिगर जो है वो आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से वही रेपिटेशन वाली बात है, इन ट्रायंगल ओ सी पी, ठीक है। तो कॉस गामा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा, ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ओ सी कितना होगा, यहाँ पर जेड ही होगा बाय आर। तो यहाँ पर भी आप लिख लेना इसको एन लिखना था, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू जेड बाय आर। तो इस तरह से हम, मतलब अगर हमें सिर्फ, देखो ध्यान से, अगर हमें सिर्फ एंगल पता हो, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा पता हो, तो इस तरह से भी हम ये जो हमारा पॉइंट है स्पेस में, इसकी जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं, और इसका जो एंगल है वो भी निकाल सकते हैं। कि अगर हमें वाई और आर पता होंगे तो हम इसका एंगल भी निकाल, ये बेसिकली एक रिलेशन है, ये बेसिकली एक रिलेशन है कि हम एंगल से पॉइंट निकाल सकते हैं, और अगर ये पॉइंट गिवन होंगे, आर वेक्टर गिवन होगा, तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट है वो लिख लेते हैं। अब देखो जो लास्ट पेज पे हमने सीखा कि एल की वैल्यू इतनी है, एम की वैल्यू इतनी है, एन की वैल्यू इतनी है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिजल्ट है, एक जनरल रिजल्ट होता है डायरेक्शन को साइंस के बीच में, वो मुझे आपको प्रूव करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 दे दो, नंबर 2, नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों का स्क्वायर भी कर दो और ऐड भी कर दो। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पर कितना है, एक्स बाय आर का होल स्क्वायर, वाई बाय आर का होल स्क्वायर, जेड बाय आर का होल स्क्वायर। तो इसको लेके चलते हैं साथ साथ में, ठीक है। कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसके 2-3 क्वेश्चंस भी हैं, वो आगे जाके हम करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसका एलसीएम सेम ही है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको आप ऐसा करो, नंबर 4 दे दो। अब आपको पता है, बट वी नो आर क्या होता है, आर क्या होता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, हमने अभी अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी,
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर में हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट खत्म हो गया। तो पुट इन 4। तो अगर इसको 4 में पुट करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो कितना बन गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू भी उतनी है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिल गया हमको। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप याद रखोगे कि डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उनको अगर स्क्वायर करके तीनों को मैं ऐड कर दूं तो उनका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट जो है ये आप याद रखोगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस का ना एक छोटा सा सब टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज। अब उसके भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, बहुत ईजी है, आपको नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ। अब देखो ये है डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन। The direction ratios are numbers A, B, C, इनका एक नेम होता है A, B, C that are proportional to direction cosines। आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L, M एंड N। प्लीज आप ये जो यूनिवर्सल नोटेशंस आप इनको आप याद रखोगे। L, M, N का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। A, B, C का मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ये नंबर्स होते हैं जो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जो मैंने लिख दिया, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि A अपॉन L, इसकी रेशो की बात कर रहे हैं ना, B अपॉन M, C अपॉन N इज इक्वल टू K सम कांस्टेंट। तो इनकी जो मतलब कि कहने का मतलब है इनकी रेशो क्या होगी, सेम। मतलब ये नंबर्स कुछ ऐसे होंगे कि जब भी मैं इनकी रेशो डायरेक्शन को साइन के साथ निकालूंगा वो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। आपको पता है वी नो एल कितना था हमारा, कॉस अल्फा के इक्वल एक्स बाय आर। सेम वे से एम कितना था हमारा, कॉस बीटा वाई बाय आर। सेम वे से एन कितना था हमारा, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाय आर। ठीक है, ये आपको पता है। अब अगर यहाँ पर मैं x और y देखो, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, एल आर, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एम आर, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, एन आर। देखो ये वैल्यूज मैंने क्यों निकाली। तो अगर मैं x बाय एल की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, आपको पता है x कितना है, x बाय एल, ठीक है, मैंने इस हिसाब से लिया है एल आर बाय एल, तो कितने इसका आंसर आएगा, तो ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, आर। सेम वे से बी की जगह पर अगर मैं वाई लिखूँ, बी की जगह पर अगर मैं वाई लिखूँ तो वाई बाई एम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, एम आर बाय एम, तो ये भी आपस में कट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, आर। अगर मैं सी की जगह पर जेड लिखूँ, जेड बाय एन, तो इसकी वैल्यू है एन आर बाई एन। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी पता लग जाएगा, एक रिजल्ट है यहाँ पर भी छोटा सा, तो इसकी वैल्यू भी मतलब ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है। तो विच एम्प्लाइज एक्स बाय एल इज इक्वल टू वाई बाय एम इज इक्वल टू जेड बाय एन इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ये डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर x और l y ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो x y z यहाँ पर a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है ना, तो यहाँ पर x y z क्या होंगे, देयरफॉर x y z आर डायरेक्शन
डायरेक्शन रेशियोज फॉर जो P पॉइंट है हमारा XYZ। तो जो भी हमारा पॉइंट होगा ना, बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट क्या बना, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या बना, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूंगा कि जो भी पॉइंट होता है ना, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कोई पॉइंट 2, 3, 4 है तो 2, 3 और 4 उसके क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज। मैं आपको ये कहने वाला हूँ, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखोगे। तो बहुत छोटी सी बात है, बताने को सीधा बता सकता था कि ये जो पॉइंट XYZ है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, जस्ट मैंने वो करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन रेशियो, अब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जस्ट हमें कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, अब वो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। पहले यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये वो छोटा सा रिजल्ट है जो आप याद रखोगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, किसी के पॉइंट्स के भी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो क्या एक्ट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट पॉइंट। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये भी हमें पता लग गई। अब जो है इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो कर लेते हैं। अब देखो, जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद ना एनसीईआरटी में एक छोटा सा कंसेप्ट है, अब देखना जरूर, वहां पर लिखा हुआ फ्री वेक्टर्स। तो एनसीईआरटी ने उसको बाद में करवाया, तो मैं आपको फ्री वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो आपको अभी बताने वाला हूं। अब जस्ट छोटी सी चीज आपकी मोटिवेशन के लिए, देखो आप में से बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत बोरिंग काम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हम डेफिनेशन पे डेफिनेशन, कंसेप्ट पे कंसेप्ट समझे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन से कुछ अता पता है ही नहीं है। तो देखो जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओ, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो कुछ ऐसा था, आप सभी को पता है कि मैट्रिसेस चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, बट जब तक हमें उसके बारे में नहीं पता था मतलब तब तक हम ये नहीं बोल सकते थे कि वो चैप्टर इजी है या टफ है। मतलब अगर मैं आपको क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ इन दोनों को, क्योंकि मैट्रिसेस जो वर्ड है ये भी हमने पहले 10th क्लास तक अभी तक नहीं सुना था। तो हमारे लिए, अगर आप मेरी मैट्रिसेस की वीडियो भी देखोगे तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो है सब कुछ ऐसा ही है। मैट्रिक्स कैसा होता है, रो होती हैं, कॉलम होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सब कुछ मैंने जो उस वीडियो में किया है वो उसकी टर्म्स या टर्मिनोलॉजी बोल लो, उसको समझाने में निकल गया कि इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको हम ऐसे रखते हैं। तो सेम वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, आपको बोरिंग लगे, बट एक बार अगर आप यहाँ से निकल गए उसके बाद ये चैप्टर बहुत ईजी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर थ्योरेटिकल है, बट मैं आपको इस वे से करवा रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ईजी लगने, मतलब ये चैप्टर जब आप कर लोगे ना तो ये आपके ईजीएस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर होगा, बिलीव मी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको यहां पर कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स करवाने वाला हूं, बहुत इजी है। अब देखो कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स बहुत इजी है, ये आपकी डेफिनेशन बुक में गिवन है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में भी लिखा है अपनी लैंग्वेज में, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिस्प्लेस या ड्रैग, हम किसी भी वेक्टर को ड्रैग या डिस्प्लेस कर सकते हैं एनी वेक्टर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, देखो अब ये कोई ना ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, अब ये मैंने यहाँ पर बनाया है, अब इसको मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, कोई भी मुश्किल, मतलब इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, मतलब आप स्पेस में वेक्टर को कहीं पर भी रख सकते हो, इसका मतलब जस्ट ये है। तो जस्ट और भी क्लैरिटी के लिए जस्ट आपको एक डायग्राम बना के इसकी दिखा देता हूँ। अब देखो इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, ए और बी, ये ए और बी दो फ्री वेक्टर्स हैं, अब ये स्पेस में हैं। अब इसको मैं उठा के इसको ऐसे बना सकता हूँ, देखो सेम मैग्नीट्यूड में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश से मेरा मतलब है कि सेम ही है, ठीक है। तो अगर मैं बी को वेक्टर को यहाँ पर भी रख सकता हूँ, मतलब ये मेरी मर्जी है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं ए वेक्टर को इस तरह से लिख दूँ, देखो सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम रख रहा हूँ, सेम एंगल है, और बी वेक्टर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये बस मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको किसी पॉइंट पर ये ना लगे कि सर ये वेक्टर यहाँ पर था, यहाँ पर कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और भी हम कर सकते हैं, जैसे अब ऐसा करो, हाँ इसको पहले बना लो, ये बी वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर को आप इधर लिख लो, देख लो डायरेक्शन तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस तरह से हम, मतलब समझने वाली बात बस यही है, जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप लिख लो, समझने वाली बात बस यही है कि मैं किसी भी तरह से वेक्टर्स को स्पेस में मतलब कि ड्रॉ कर सकता हूँ,
तो देखो ए वेक्टर हमारा ऐसा ही है ना, तो इसको मैंने ऐसे बना लिया। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वेक्टर्स को मैं उठा के कहीं पर भी रख सकता हूं, बट मुझे इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर ऐसा है तो मैंने कहीं पर इसको ऐसे ही बना दिया, ये तो डायरेक्शन इसकी चेंज होगी ना, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ ना डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम कुछ भी जो है जो वेक्टर्स हैं कहीं पर भी स्पेस में रख सकते हैं, बस इसका मतलब यही है। अब सबसे ईजिएस्ट पार्ट रह गया टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसको हम नेक्स्ट पेज पे मतलब कि पढ़ लेते हैं। अब देखो सबसे पहली जो हमारी टाइप है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। आपको पता है जो वेक्टर होता है हमारा, जो वेक्टर होता है उसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। आपको पता है इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन देखो, अब हम इसको इतनी अच्छे से कर चुके हैं तो ये पॉइंट सभी समझने हमारे लिए बहुत ईजी हैं। ए वेक्टर हुज जिसका इनिशियल और टर्मिनल मतलब अगर ए और बी पॉइंट सेम ही होंगे, यही ए है यही बी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मतलब कि जीरो या नल वेक्टर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर का निशान मतलब डायरेक्शन जीरो वेक्टर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एनी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, हमेशा जीरो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जीरो। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है, जीरो, क्योंकि उसमें कुछ बनेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो ना। देखो ये एक वेक्टर है तो इसकी कुछ खास लंबाई है, मान लो इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है। अब अगर इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट यहीं पर है, मतलब ये पॉइंट बन गया, तो इसकी लेंथ ही नहीं है, पॉइंट की कभी लेंथ नहीं होती, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जीरो। इसकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको देना चाहूँ, अगर आपको पेपर में लिखना आ जाए, ए वेक्टर, बी वेक्टर एटसेट्रा, ठीक है। ए वेक्टर इसलिए लिखा है, इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम। तो ये हमारा क्या है, जीरो वेक्टर। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर मैं 1 नहीं बोल रहा, बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 नहीं, 1 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब आपको आगे जाके समझाता हूं। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए। इसको क्या बोलते हैं, ये साइन किसका है, ए कैप का। इसको क्या बोलते हैं, ए कैप। मतलब जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर गिवन होगा उसी की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। मैं बार बार इस पर थोड़ा सा मतलब कि फोकस डाल रहा हूँ कि यूनिट साथ में लिखना जरूरी है, इसके बिना हम इसको नहीं समझ सकते। क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट ए बी एनी वेक्टर, लेट ए बी एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स है ना, ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ पर 1 किलोमीटर लिखा है, मतलब वहाँ पर जो यूनिट्स है वो किलोमीटर में है, तो हमारा 1 किलोमीटर यूनिट वेक्टर होगा। अगर वहाँ पर मीटर लिखा गया है, मतलब कि लेट ए बी एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मीटर, तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 मीटर। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर ही होगा, तो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 यूनिट, ठीक है। अब मान लो ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है टोटल, 3 यूनिट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 3 इक्वल पार्ट से मान लो डिवाइड कर दिया। अब ये भी ए कैप यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। इन सब की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से। तो मतलब जो भी वेक्टर है ना, मतलब ए कैप क्या है, ए कैप क्या है, इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट।
मतलब जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में जो मतलब कि हम एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, बट जब इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे बहुत ईजी है। अब देखो जो नेक्स्ट वेक्टर है हमारा वो कौन सा है, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसके नेम से ही क्लियर है, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ये आपके सामने एग्जांपल है, ओ ए ओ बी। मैं लिख देता हूँ, लेट ओ ए, आपको पता है ये वेक्टर लिखने का तरीका है, एंड ओ बी आर टू वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स हैं। अब आपको पता है बोथ हैव सेम इनिशियल पॉइंट ओ, देयरफॉर दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इनकी हमें डेफिनेशंस को याद नहीं करना, जस्ट हमें मतलब पता होना चाहिए कि क्या है। तो अगर इनकी मतलब कि सेम इनिशियल पॉइंट आपको पता है, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये को इनिशियल वेक्टर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं पॉइंट लिख के बता देता हूँ आपको, ये ऑब्जर्वेशन है इसकी। ठीक है, अब वो क्या है, वेक्टर्स कैन हैव एनी डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। कैन हैव एनी डायरेक्शन एंड कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड। मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। बहुत बड़ी बातें नहीं है, बट मुझे लगा कि यहाँ से ये बात भी लिखी जा सकती है कि कुछ बच्चों के मन में फिर भी डाउट रहता है कि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर पहले करने की कोशिश करता हूँ कि वेक्टर्स की डायरेक्शन भी कोई भी हो सकती है और उनका मैग्नीट्यूड भी कोई भी हो सकता है, बट उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहना चाहिए। अब देखो जो नेक्स्ट हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो है कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हों तो उनको हम, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में हों तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अभी तक हमने यही सीखा है। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो यहाँ पर 2-3 वेक्टर्स हैं, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर इसके पैरेलल हैं। तो मतलब देखो, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। ये भी इसके पैरेलल है, बी भी इसके पैरेलल है, सी भी इसके पैरेलल है। तो ये क्या हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। बट हमने जो पढ़ा था अभी तक, हमने ये पढ़ा था कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में है उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन चेंज कैसे हो गई, अब देखो यहाँ में लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे कैन बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। जो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी में फ्री वेक्टर्स बाद में करवाया गया, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाद से मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा बाद में नहीं, पर वो डेफिनेशंस के बाद में लिखा गया है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। अब फ्री वेक्टर का कंसेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है, देखो आपको पता है, मैंने आपको आज अभी बताया था कि वेक्टर्स को हम स्पेस में कहीं पर भी डाल सकते हैं। अब ये जो वेक्टर है, अगर इसको मैं उठा लूँ यहाँ से और यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, सेम वैसे सी को यहाँ से उठा लूँ और यहाँ पर लिख दूँ, तो इस तरह से तीनों वेक्टर एक ही लाइन में हो गए। मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। आई होप आपको ये पहले समझ आया होगा कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखो, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं। अब जस्ट एक एग्जांपल करवा देता हूं क्योंकि एक छोटा सा रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, वो आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब देखो जो कोलिनियर वेक्टर्स का मुझे आपको रिजल्ट करवाना है वो ये वाला है, सेम मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन बट डबल मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पर मैंने 3-4 मतलब ऐसे बहुत से केस हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन भी सेम रखी है, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है। यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी है, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड जो है वो बी का डबल है। अब इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे 2 डेफिनेशंस आपको और करवानी है। अब पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट
मतलब कि वेक्टर इक्वल वेक्टर्स। बहुत इजी है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, रिगार्डलेस द पोजीशंस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। तो ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल पॉइंट भी सेम हो। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो एनसीईआरटी भी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें बोल देते हैं। तो मैंने इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए 3-4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। अब यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है, देखो सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन उल्टी है, तो ये वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है। सेम वे से यहाँ पर इसकी डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है इसका छोटा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब सेम वे से यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये हमारे क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, डायरेक्शन भी सेम है, इनिशियल पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, बट ये भी क्या है, इक्वल वेक्टर्स। तो इसलिए मैंने सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो इसी इक्वल वेक्टर को समझाने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, तभी मैंने वो पॉइंट छोड़ा है कोलिनियर वेक्टर्स का। अब हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो भी कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, अपोजिट से मतलब बिल्कुल रिवर्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। लिखते कैसे हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। इसका इनिशियल पॉइंट कितना है, ए से लेके बी तक जा रहा है, ये बी से लेके ए तक उल्टा डायरेक्शन है, तो इसको मैंने माइनस में लिखा है। तो यहाँ पर देखो इसका सेम मैग्नीट्यूड है, देखो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सेम मतलब कि मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बी ए। तो ये मैंने एग्जाम्पल भी करवा दी। अब छोटी छोटी बातें हैं वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर ये कोई वेक्टर है तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, तो ये हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। सेम वे से अगर कोई वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, तो ये भी हम अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर नहीं लिख सकते। उसके लिए सेम मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये मान लो ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ ए यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बना सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में, जो नहीं कि ऐसी डायरेक्शन ही हो, अगर हमारे बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है तो इसका नेगेटिव कितना होगा यहाँ पर। तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की। अब जो हमारा एक छोटा सा रिजल्ट रह गया था वो भी कर लेते हैं। अब देखो वो रिजल्ट था कोलिनियर वाला। ठीक है, अब देखो ये दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसको आप लिख लो। अब यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफरेंट ना लिखो, ऐसा करो यहाँ पर अपना अपोजिट लिखो। अब यहाँ पर जो है देखो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको पता है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस बी का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा, बी वेक्टर। अब यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन है बट डबल दी मैग्नीट्यूड। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 है, ये 2 हैं तो ये 4 हैं, ये 3 है तो ये 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बी। ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, ये ए वेक्टर बी का हाफ ही है ना, डायरेक्शन तो सेम ही है। तो अगर मैं तीनों रिजल्ट्स को कंबाइन करूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ on combining all results we get, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर या कांस्टेंट। तो मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया, आपकी एनसीईआरटी में अभी नहीं है, शायद आगे जाके होगा, मैंने आपको अभी बता दिया। देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी।
अगर ए और लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये सिचुएशन बन गई, लैम्डा की वैल्यू -1 है तो ये सिचुएशन बन गई, लैम्डा की वैल्यू 1/2 है तो ये सिचुएशन बन गई। सेम वैसे कोई भी हम वैल्यू फिल कर सकते हैं। तीनों सिचुएशंस में ये वेक्टर्स दोनों के हैं पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर है। आपको पता है इसको मैं उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो अब देख लो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होती है। अब जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो समराइज कर रहे हैं, वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। हाइट, सिर्फ हाइट पूछी थी, आपका आंसर ये था। आपको मैंने बॉक्स को पुश करने को कहा था, आपका क्वेश्चन था कि सर कितना करना है और किस डायरेक्शन में करना है। मतलब इसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या है वेक्टर है, ये क्या है स्केलर। अब सेम वैसे मैंने आपको बताया कि स्केलर ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। अब उसके बाद जस्ट मतलब कि मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। इसको मैग्नीट्यूड से भी मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उसको मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्शन लगा के भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बात आप याद रखो कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम पोजीशन वेक्टर। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया, मतलब बुक में तो है ही, मैंने आपको इमेजिन करना सिखाया कि इमेजिन कैसे करना है कि ये जो पॉइंट है ये स्पेस में है और ये जो आपको एक्स दिख रही है ये ऐसी है। ठीक है, आप इसको याद रखोगे, ये ऊपर की ओर जा रही है, नीचे भी जा सकती है। तो ये मैंने जस्ट आपको इमेजिन करना सिखाया कि किस तरह से हम इमेजिन करते हैं। तो ये पॉइंट स्पेस में है एक्स वाई जेड। ये पॉइंट जस्ट मैंने आपको पुराना सिस्टम से कोरिलेट करने की कोशिश की है। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लगा दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास ओपी वेक्टर या आर की जो वैल्यू आई वो कितनी है, x² + y² + z² अंडर रूट। इसको आप याद रखोगे। अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये पॉइंट्स जो स्पेस में हैं ये एक्स एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी, जेड एक्सिस के साथ भी। और ये भी बताया था कि ये करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको बताया कि हम टू डायमेंशन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कर रहे हैं, यहाँ 2 डायमेंशन सिस्टम में भी हम करते हैं। इसको हम स्लोप बोलते हैं कि कितना एंगल, कितने एंगल से लाइन जो है वो झुकी हुई है। इसी तरह से हमने ये सब कुछ यहाँ पर भी किया। उसके बाद जस्ट तीनों वैल्यूज़ L, M और N ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। इनकी वैल्यूज़ मतलब इनके स्टैंडर्ड नेम्स हैं ये, तो इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो एक रिजल्ट मैंने आपको बना के दिखाया, तो ये रिजल्ट आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और लास्ट में मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज बताई, जो समझने वाली बात थी कि ये कौन से होते हैं, नंबर्स होते हैं ABC, ये भी स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, इनके नेम चेंज नहीं होंगे। जो डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होते हैं, मतलब कि प्रोपोर्शनल, उनकी रेशियो क्या होती है, सेम, ये डेफिनेशन है उसकी। अब मैंने यहाँ पर आपको इससे जोड़ के दिखाया, तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो भी किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट है, जैसे 2, 3, 4 कोई पॉइंट है, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 2, 3, 4। अब लास्ट में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स बताया कि कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या होता है, कि किसी भी वेक्टर को हम स्पेस में कहीं पर भी उठा के लिख सकते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए। तो इस तरह से मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है ना, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका उस चैप्टर में इंटरेस्ट भी बनना चाहिए और आपको एक एक कही बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गई, एक्सरसाइज देखना, शायद मुझे इस वीडियो में काफ़ी टाइम लग गया, बट एक्सरसाइज जो है इससे आधा टाइम ही लगेगा, इससे आधे से भी आधा लगेगा। इतनी ईजी एक्सरसाइज है इसकी, बट एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो और इमेजिन करना जो है वो सीख लो।